के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सीबीएसई क्लास 10th का साइंस का सिलेबस, यानी कि सीबीएसई क्लास 10th में साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और फिर उनमें हम डिस्कस करेंगे किस किस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, मेन टॉपिक्स के बारे में, जिससे हमें ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि हमारा पूरा सिलेबस साइंस का क्या है और कौन कौन से चैप्टर हैं और किस किस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं इस बार पढ़नी है। ठीक है, और दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा शायद कि सीबीएसई ने अपनी मार्किंग स्कीम इस साल के लिए जो है रिलीज कर दी है, तो उसमें कितने कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन सीबीएसई ने किस हिसाब से किस किस चैप्टर से या फिर किस किस यूनिट से कितने कितने मार्क्स का हमारा एग्जाम पेपर में आएगा, और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे जो 20 मार्क्स तो प्रैक्टिकल के होते हैं वो किस क्राइटेरिया किन किन क्राइटेरिया पे बेस्ड वो मार्क्स जो है वो आपको दिए जाते हैं। तो ये दो चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। अपने मेन टॉपिक पे आने से पहले हम थोड़ा अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि साइंस सब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो साइंस जो वर्ड है वो डेराइव हुआ है लैटिन वर्ड सेंटिया से, जिसका मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि नॉलेज अबाउट व्हाट? नॉलेज अबाउट द नेचुरल फिनोमिना, ऑल द नेचुरल फिनोमिना ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, हमारे यूनिवर्स में जितने भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, उनके रीजंस करना कि अगर कोई नेचुरल फिनोमिना किसी स्पेसिफिक तरीके से हो रहा है तो वो उसी स्पेसिफिक तरीके से क्यों हो रहा है, उसके रीजंस हम साइंस में फाइंड आउट करते हैं। और साइंस में हम थ्योरीज प्रोवाइड करते हैं, वो थ्योरीज जो है वो नेचुरल फिनोमिना के रीजंस को एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि आप 10th 9th क्लास अभी जस्ट पास करके आए हो, तो उसमें आपको ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में आपने उसमें पढ़ा होगा 9th क्लास में। ठीक है, यूनिवर्स के ऐसे सीक्रेट्स थे जिनके रीजंस जो है हमें नहीं पता है। ठीक है, जैसे प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व क्यों करते हैं, अर्थ जो है वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करती है, ये कई सारे क्वेश्चंस थे जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन आने से पहले जिनके रीजन जो थे वो हमारे सामने क्लियर नहीं थे कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। ठीक है, तो उसके बाद लॉज ऑफ ग्रेविटेशन आया, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, उसमें उन्होंने बताया कि यूनिवर्स में हमारे जितने भी मासेस हैं वो एक दूसरे पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक्सर्ट करते हैं। तो जब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया तो ऐसे कई सारे जो हमारे नेचुरल फिनोमिना थे उसके सीक्रेट जो है वो हमें पता चले कि अच्छा इसलिए जो है प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व होते हैं, क्योंकि प्लैनेट और सन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि ग्रेविटी है। ठीक है, और उसी रीजन की वजह से जो अर्थ है वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करता है ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। तो इस तरीके साइंस में हम बेसिकली करते क्या है, साइंस में हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, जो नेचुरल फिनोमिना हमारे आसपास हो रहे हैं या यूनिवर्स में हो रहे हैं हम उनको ऑब्जर्व करते हैं और उनके रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर साइंस की एक डेफिनेशन की बात है, वैसे तो साइंस की बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी अगर आप सर्च करोगे तो, लेकिन जो डेफिनेशन मुझे सबसे सही लगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो साइंस एज ए सब्जेक्ट इज एन अटेम्प्ट टू सिस्टमैटिकली स्टडी द नेचुरल फिनोमिना ऑफ आवर यूनिवर्स and then use this knowledge to predict, modify and control the behavior of natural phenomena। तो साइंस में हम नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं और उसके बाद हम उन नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करने के बाद जो हमें कंक्लूजन मिलते हैं उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उन फिनोमिना को कंट्रोल भी करते हैं, मॉडिफाई भी करते हैं और प्रिडिक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो साइंस सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। जैसे कि मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और दे देता हूँ। जैसे कि जितने भी रॉकेट्स वगैरह जो बिल्ड किए जाते हैं तो वो लॉज ऑफ मोशन की कैलकुलेशन पे बेस्ड ही वो रॉकेट्स जो है बिल्ड किए जाते हैं और ग्रेविटेशनल लॉ की बेसिस पे ही वो रॉकेट्स बिल्ड किए जाते हैं। तो जितने भी हमारे साइंस की थ्योरीज हैं, जितनी भी हमारी साइंस में हम स्टडी करते हैं, इन सब का हम एप्लीकेशन करते हैं टेक्नोलॉजी की फॉर्म में। हम इनको जो साइंस की थ्योरीज होती हैं उनका एप्लीकेशन करके हम अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। तो साइंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि साइंस में हमें चीजों के बारे में पता चलता है कि रीजंस क्या है, कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। तो साइंस इज बेसिकली जस्ट curiosity to know the reasons why if anything is happening in such a systematic manner, then why it is happening in this manner। तो उसमें हम पीछे उसके रीजंस डिग आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, जैसे आपने साउंड वेव्स के बारे में पढ़ा होगा कि साउंड वेव जो है वो साउंड जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है और उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, यानी कि साउंड जो है वो कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद हमने साउंड के बारे में स्टडी करी और भी कई सारी चीजें स्टडी करी। उसके बाद साउंड से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी, सोनार टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम सी के अंदर देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी अंदर है ड्यू टू सोनार टेक्नोलॉजी।
तो ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो साइंस के बेसिस पे डेवलप हुई हैं, यानी कि पिछले अगर 400 सालों में देखा जाए तो साइंस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं और साइंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हमारे यूनिवर्स के जितने फिजिकल फिनोमिना हैं उसके सीक्रेट्स जो है वो रिवील होते हैं, ठीक है, और उन सीक्रेट्स को यूज करके हम नई नई टेक्नोलॉजीज जो है वो बिल्ड करते हैं जो हमारी लाइफ को ईजियर और ईजियर बनाते हैं। नाउ हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है आज इस वीडियो का, यानी कि सिलेबस ऑफ क्लास 10 साइंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारे चैप्टर्स को, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं टोटल चैप्टर्स हमारे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हमारे 16 चैप्टर्स हैं साइंस के अंदर, क्लास 10th में 16 चैप्टर्स के अंदर जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स हैं ये केमिस्ट्री का पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इन चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि इन चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जैसा कि आपको पता होगा केमिकल रिएक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा कि केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के एलिमेंट जो है आपस में रिएक्ट करके एक डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है, एक या एक से ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में, और इसमें हम ये भी समझेंगे कि इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ बहुत सारी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होती हैं, जैसे कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो इस तरीके की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट होता है, वो ब्रेक होता है दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। तो इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक केमिकल फिनोमिना यानी करोजन और रेंसिडिटी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो सेकंड चैप्टर है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड बेसिस में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की, कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर हम इसमें पीएच स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि यूज होती है इनकी स्ट्रेंथ बताने, कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कितना वीक एसिड है। जैसे आपको पता होगा कुछ एसिड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर हमारी स्क्रीन पे अगर कोई एसिड जो है वो टच हो जाए, कांटेक्ट में आ जाए, तो वो स्क्रीन को बर्न कर देते हैं। एसिड्स जो होते हैं बहुत वीक होते हैं, जैसे कि विनेगर है, हम उसको खाने में भी यूज करते हैं। तो इसमें हम पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे जिसके बेसिस पे एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ जो है वो नापी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम इस चैप्टर में कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कॉमन सॉल्ट के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे जो हम खाते हैं, नमक NaCl, और भी कुछ स्पेशल सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब आते हैं थर्ड चैप्टर में जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो थर्ड चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। जैसे कि आपको पता होगा कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सारों को कुछ कैटेगरी में, कुछ को मेटल्स बोला गया है, कुछ को नॉन मेटल्स बोला गया है। तो इसमें उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद हम इसमें फिर आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि दो तीन तरीके की बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इसमें हम आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम इसमें स्टडी करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में। जैसा कि आपको शायद पता भी होगा कि मेटल्स जो है वो कभी भी अर्थ के अंदर प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं। जनरली जो मेटल्स हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, तो उनको हमें निकालने के बाद प्यूरिफाई करना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में हम इस चैप्टर में हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, उनको प्योरेस्ट फॉर्म में कैसे लाया जाता है, जिसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आता है फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हम लोग कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कार्बन के बारे में ऐसा क्या स्पेशल है, जैसा कि आपको देख के भी लग रहा होगा कि कार्बन के लिए एक स्पेशल चैप्टर बनाया गया है, ठीक है। बहुत सारे और भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन में ऐसा क्या स्पेशल है तो उसके लिए एक अलग चैप्टर क्रिएट किया गया है। तो इसमें हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो उन्हें इतना स्पेशल बनाती हैं। फिर इसमें कार्बन जो जिस तरीके का बॉन्ड फॉर्म करता है, उनके कंपाउंड में जिस तरीके का बॉन्ड होता है कार्बन के, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर हम स्टडी करेंगे कार्बन के कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में, यानी कार्बन के जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स है वो बहुत ज्यादा है नंबर्स में, तो उनकी नेमिंग के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं। जो सेट ऑफ रूल्स अगर हम स्टडी करते हैं तो हम किसी भी कार्बन कंपाउंड की नेमिंग जो है बहुत इजीली जो है कर सकते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
फिफ्थ चैप्टर जो हमारा केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज द नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने की क्या नीड है। जैसा कि आपको पता होगा हमारे बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स की इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए सारे एलिमेंट्स को पीरियोडिकली क्लासिफाई किया जाता है जिससे उसकी स्टडी जो है वो सिंपल होता है, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे क्या नीड है उसके बारे में पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। देन हम जो अर्ली अटेम्प्ट्स किए गए थे, हमारे पहले जो साइंटिस्ट ने अर्ली अटेम्प्ट किए थे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और अभी प्रेजेंट में जिस क्लासिफिकेशन को हम यूज कर रहे हैं यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो ये यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री हो गई है। ये 5 चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री में आते हैं। इसके बाद ये जो नेक्स्ट 4 चैप्टर हैं ये हमारी बायोलॉजी के अंदर आते हैं। तो ये 4 चैप्टर जो है वो बायोलॉजी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस में हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए नेसेसरी होते हैं, जिनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे कि न्यूट्रिशन के बारे में हम स्टडी करेंगे, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये 4 जो है वो लाइफ प्रोसेस के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और प्लांट्स में ये प्रोसेस कैसे होते हैं और एनिमल्स में ये प्रोसेस कैसे होते हैं, ये हम डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा बायोलॉजी का है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्या नीड होती है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसे परफॉर्म होता है। इसमें हम ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें ब्रेन के बारे में होता है, कैसे हम किसी चीज को कोई स्टिमुलस है उसके केस में हम कैसे रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। और हमारे थिंकिंग प्रोसेस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि ब्रेन के अंदर अलग-अलग सेक्शंस होते हैं जो कि अलग-अलग रोल परफॉर्म करने के लिए होते हैं। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट्स के अंदर कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों एक नेसेसरी प्रोसेस है, उसके बिना सर्वाइवल नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके अलावा हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट मीन्स होती है रिप्रोडक्शन की, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो कि बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हम हेरिडिटी के बारे में समझेंगे कि हेरिडिटी होता क्या है, जो ट्रेट्स हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ट्रेट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, यानी कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। और इसमें फिर हम स्टडी करेंगे इवोल्यूशन के बारे में कि कैसे जो है इतनी सारी स्पीशीज जो आजकल जो सारी स्पीशीज है वो स्पीशीज जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया हमें इवोल्यूशन के बारे में लगेगा, इवोल्यूशन कैसे काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट 4 चैप्टर्स हैं यानी कि 10th, 11th, 12th और 13, ये हमारे फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, ठीक है। 4 चैप्टर्स जो हैं ये फिजिक्स के अंदर आते हैं। सो जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले मैं बता दूं फिजिक्स जो है वो साइंस के जैसे साइंस के अंदर भी अलग-अलग ब्रांचेस होती हैं स्टडी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, जियोलॉजी, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। फिजिक्स जो है वो मेरी पर्सनल फेवरेट ब्रांच ऑफ साइंस है, क्योंकि फिजिक्स में आपको बिल्कुल रियल नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ने को मिलता है, एकदम जिसको आप लिंक कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे, जैसे पिछली बार आपने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था, इसमें हम पढ़ेंगे बहुत सारी फैसिनेटिंग चीजें, जैसे कि रेनबो फॉर्मेशन क्यों कैसे होता है, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें लाइट से रिलेटेड जो हमारे 2 फिनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन से लॉज होते हैं जो इन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को कंट्रोल करते हैं। और इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, कि मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, लेंसेज के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा एक चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में हम पढ़ेंगे हमारी ह्यूमन आई जो है, आंखें जो है हमारी वो कैसे फंक्शन करती हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम चीजों को देख पाते हैं, वो कैसे इमेजेस हमारी आई के अंदर क्रिएट होती हैं, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके अलावा हम इसमें लाइट से रिलेटेड कुछ और फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी टिंडल इफेक्ट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में हम रेनबो फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है वो कैसे हमें ट्विंकल होते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं स्टार्स। ये सब जो सीक्रेट्स हैं ये हम इस चैप्टर में रिवील करने वाले हैं। ये 2 चैप्टर्स
बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि डिफेक्ट ऑफ विजन, जैसे मैं चश्मा लगाया हूं, मुझे बिना चश्मे के साफ नहीं दिखाई पड़ता, तो इसका मतलब मेरी जो आईज है वो डिफेक्टेड है, उसमें डिफेक्ट है। लेकिन मैं जैसे चश्मा लगा लेता हूं वैसे इसमें मुझे सब कुछ क्लियर दिखाई पड़ने लगता है, ठीक है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि डिफेक्ट होता है, कैसे होता है, और ये स्फेरिकल लेंसेज जो है, ठीक है, ये कैसे डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ टर्म चार्जेस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसमें हम ये चार्जेस की प्रॉपर्टीज, फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम करंट के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। फिर हम इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में भी पढ़ेंगे कि जब भी करंट किसी कंडक्टर से पास होता, देखते हो कि आप कोई बिजली के तार वगैरह हैं तो उसके पास जो है वो हीट जनरेट हो रही होती है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कई सारे टोस्टर है, टोस्टर में उस हीटिंग इफेक्ट होता है। फिर जो हमारी पानी गर्म करने वाली रॉड होती है, हीटर होता है, उसके अंदर एप्लीकेशन होता है हीटिंग करंट, हीटिंग इफेक्ट का, ठीक है। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। फिर हमारा लास्ट चैप्टर आता है फिजिक्स का 13 चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ेंगे कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर के थ्रू पास होती है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें हम मोटर की वर्किंग के बारे में पढ़ने वाले हैं और इलेक्ट्रिक जनरेटर की वर्किंग के बारे में भी। जो करंट है वो दो टाइप का होता है, एसी करंट, डीसी करंट, वो भी हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। और डोमेस्टिक सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि जो हमारे घरों में जो लाइनिंग होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है, वो किस तरीके से होती है, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फिजिक्स भी खत्म हो जाती है। ये जो लास्ट के 3 चैप्टर थे कई बार फिजिक्स और बायोलॉजी में इंक्लूड कर लिए जाते हैं, तो इसमें से 2 चैप्टर फिजिक्स में और 1 चैप्टर बायोलॉजी में इंक्लूड कर लिया जाता है। तो लेकिन एनसीईआरटी में, सीबीएसई ने इसको अलग यूनिट, इसमें इसका जो मार्किंग है वो एज ए अलग यूनिट कर रखा है, वो इसको नेचुरल रिसोर्सेज बोलता है, तो हम इसको नेचुरल रिसोर्सेज ही लिख देते हैं। तो इसके अंदर हमारे 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम स्टडी करेंगे कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसमें एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट करती है और कैसे उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं, कैसे हम उसको यूटिलाइज करने के लिए अपने जो डिजायरेबल फॉर्म है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम अपने घरों में यूज करते हैं, सारे अप्लायंसेस सब कुछ उस पर रन होता है, तो इसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली हम इसमें एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और फ्यूचर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे सोलर एनर्जी, ठीक है, जो हम बहुत टाइम से नहीं यूज कर रहे थे लेकिन अब हम उसको यूज करने लग गए हैं। ऐसे ही हम कौन-कौन से आगे कौन-कौन सी सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनको हम फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं जब हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, जो कि खत्म होने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ चीजों, सिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के कौन-कौन से एलिमेंट होते हैं और वो एलिमेंट क्या-क्या रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। फिर हम इस चैप्टर में फूड चेन्स के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारी एक्टिविटीज की वजह से जो एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, उन हम इल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या-क्या इल इफेक्ट्स यानी कि नेगेटिव इफेक्ट्स एनवायरनमेंट पे पड़ रहे हैं ड्यू टू और एक्टिविटीज, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो गया, उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट चैप्टर पे 16 ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे सूटेबल यूज करने का तरीका हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, ताकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारी नीड्स भी फुलफिल करें और हमारे आने वाले फ्यूचर की नीड्स भी फुलफिल करें। जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि एक बार यूज करने के बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, कोल एक बार चल गया खत्म, पेट्रोल एक बार उससे कार चल गई खत्म। तो इस तरीके के जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका स्टॉक हमारे पास लिमिटेड है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि उसको हमें प्रॉपर्ली यूज करना चाहिए, एफिशिएंट तरीके से इसमें उन रिसोर्सेज को हमें यूज करना चाहिए और कैसे हम उन रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज करें। 3 R's के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 10th का सिलेबस था। इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे और किस किस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें स्टडी करनी है, ठीक है। सो
तो अब हम अपने वीडियो के दूसरे पार्ट पे आते हैं, यानी कि मार्किंग स्कीम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th जो है वो बोर्ड हमेशा ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि कहीं आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तब भी बोर्ड के मार्क्स आपके पूछे जाते हैं, या फिर इवन ग्रेजुएशन के बाद जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो कंपनीज भी बोर्ड के मार्क्स कंसीडर करती हैं आपको जॉब देने से पहले। तो बोर्ड के मार्क्स लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है। तो जो ये 100 मार्क्स पूरे साइंस के सब्जेक्ट के हमें 100 में से जो मार्क्स मिलते हैं उसमें हमारे 80 मार्क्स जो है वो थ्योरी एग्जाम के रहते हैं, यानी कि जो हमारे ईयर के एंड में जो एग्जाम है, और 20 मार्क्स रहते हैं हमारे इंटरनल असेसमेंट के, ठीक है, जो हमारे टीचर्स हमको 20 मार्क्स में से ऑफर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन 80 मार्क्स के बारे में हम देख लेते हैं कि इन 80 मार्क्स में से किस किस चैप्टर या किस किस यूनिट से कितने कितने मार्क्स का आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारी केमिस्ट्री की, यानी कि चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5। तो इन पांचों चैप्टर से यानी कि केमिस्ट्री यूनिट से आता है हमारा 25 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स का, ठीक है। तो 25 मार्क्स। देन बायोलॉजी के जो ये चार चैप्टर्स हैं 6th 7th 8th एंड 9th, इनसे हमारा आता है 23 मार्क्स का। इन चार चैप्टर से हमारा आता है 23 मार्क्स, ठीक है। यानी केमिस्ट्री से हो गया 25 मार्क्स, बायोलॉजी से हो गया 23 मार्क्स। देन हम आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में जो स्टार्टिंग के दो चैप्टर हैं इनसे हमारा आता है 12 मार्क्स का, यानी कि लाइट और ह्यूमर आता है, और ये चैप्टर्स बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। उसका रीजन क्या है कि इन चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कैसे यूज करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। थ्योरी मार्क्स में वही थ्योरी मार्क्स में स्कोर करना थोड़ा सा रिलेटिवली टफर होता है न्यूमेरिकल्स। तो ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, आता है चैप्टर्स में। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से आता है 13 मार्क्स का, ठीक है। इन दो चैप्टर से हमारा 13 मार्क्स का आता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से भी हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और इसमें मेनली वर्किंग एक्सप्लेन करने पे क्वेश्चन आते हैं कि मोटर की वर्किंग कैसे होती है। तो ये काफी स्कोरिंग क्वेश्चन बनता है। नेचुरल रिसोर्सेज का, इससे हमारा 7 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल करोगे 25 + 23 48, 48 + 12 60, 60 + 13 73, 73 + 7 80। तो यहाँ पे हमारे 80 मार्क्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया अपने थ्योरी एग्जाम के बारे में, मार्क्स का हमारा एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट के बारे में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि क्या क्राइटेरिया होते हैं इंटरनल असेसमेंट, कैसे ये मार्क्स जो है वो मिलते हैं हमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं 20 मार्क्स के, जो कि इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स होते हैं, चार पार्ट में डिवाइड होते हैं, 5 मार्क्स करके चार पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो हम उनमें बात करेंगे कैसे कैसे उनका डिवीजन होता है। तो सबसे पहले हम इसमें इन 20 मार्क्स को 5 के चार पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, 5 एंड 5। तो इसमें 5 मार्क्स होते हैं वो हमारे पीरियोडिक टेस्ट के होते हैं, जो हमारे क्लास के अंदर टेस्ट होते हैं थ्रू आउट द ईयर। हमारे लगभग 3 टेस्ट होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट जिन्हें बोलते हैं। तो इन पीरियोडिक टेस्ट के थ्रू हमारी इन 5 मार्क्स की स्कोरिंग जो है वो होती है। 3 टेस्ट हमारे पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, उसमें से जो दो बेस्ट पीरियोडिक टेस्ट में हमने स्कोर किया होता है उसका एवरेज आउट करके हमें 5 मार्क्स में से मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो 5 मार्क्स हो गए पीरियोडिक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 मार्क्स होते हैं ये हमारे प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क और ओरल टेस्ट के, क्लास में कई बार ओरल टेस्ट होते हैं, टीचर खड़ा करके जो है बच्चों से कुछ पूछते हैं, ठीक है, तो उनको हम ओरल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ओरल टेस्ट या फिर प्रोजेक्ट कुछ दिए, क्लास में कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं, तो प्रोजेक्ट वर्क और ओरल टेस्ट के बेसिस पे इन 5 मार्क्स की जो है मार्किंग जो है वो होती है। सो नेक्स्ट 5 मार्क्स जो है वो हमारे हो गए प्रोजेक्ट वर्क के।
ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 मार्क्स जो है वो हमारे प्रैक्टिकल्स है। जैसे कि आपको पता है कि लैब में कुछ प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, हमें 9th क्लास में भी आपने कुछ प्रैक्टिकल्स किए होंगे, तो 10th में भी ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल्स है जो हमारे सिलेबस का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिकल्स हमें लैब में करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उन प्रैक्टिकल्स को करने के बाद हम उसके बारे में एक प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम सारे जो है अपने प्रैक्टिकल्स के बारे में लिखते हैं कि हमने कौन कौन से प्रैक्टिकल्स जो है वो किए हैं। तो उस प्रैक्टिकल फाइल कितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनी है और कितने अच्छे से आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में नॉलेज है, उसके बेसिस पे इन 5 मार्क्स की जो है स्कोरिंग होती है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्रैक्टिकल के प्रैक्टिकल वर्क। नेक्स्ट जो लास्ट 5 मार्क्स हैं वो हमारे होते हैं पोर्टफोलियो के। ठीक है, पोर्टफोलियो के अंदर आता है हमारा क्लास वर्क और असाइनमेंट्स। यानी कि क्लास वर्क में आता है हमारी क्लास की नोटबुक, जैसे कि टीचर्स जब पढ़ नोटबुक में हम उनके नोट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं, तो वो नोट्स हमने कितने अच्छे से प्रिपेयर करे हुए हैं। और जब हमारा ईयर एंड होता है तो वो नोटबुक जो है वो टीचर्स के पास सबमिट होती है चेक होने के लिए। और अगर कोई क्लास में बीच में आपको कोई असाइनमेंट प्रोवाइड किया गया, तो असाइनमेंट आपने कितने अच्छे से करके सबमिट किया है और क्लास नोटबुक आपने कितने अच्छे से मेंटेन की हुई है, इस पे आपको ये 5 मार्क्स जो है वो मिलते हैं। तो ये 5 मार्क्स जो है वो पोर्टफोलियो के हैं। पोर्टफोलियो, ये क्लास वर्क और असाइनमेंट्स। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का डिस्कशन हमने पूरा कर लिया। तो इस 20 में से लगभग 20 मार्क्स सब लोग चाहते हैं कि 20 में से 20 मार्क्स हमें मिल जाए, क्योंकि बहुत इजी होता है लाना। क्लास में बस आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, आपका परफॉर्मेंस जो है वो क्लास में थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, टीचर्स पे जो इंप्रेशन है आपका वो अच्छा क्रिएट होना चाहिए। ये भी यहाँ पे मैटर करता है कि टीचर्स पे आपका कैसा इंप्रेशन है। ठीक है, वैसे इसमें बहुत कम मार्क्स किसी को नहीं मिलते हैं, सबको 15 अबव ही मिलते हैं, लेकिन क्यों ना 20 में से 20 मिले, जो कि बहुत इजी है। अगर आप अपनी क्लास की नोटबुक अच्छे से बनाएंगे और प्रैक्टिकल की जो फाइल है वो अच्छे से प्रिपेयर करते हो, टीचर से थोड़ी बहुत मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, तो आपको 20 में से 20 मार्क्स बहुत ईजिली जो है वो मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरा 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि 90 प्लस स्कोर कैसे लाना है। ठीक है, तो 90 प्लस का टारगेट जो है वो सबको लेकर के चलना है, क्योंकि साइंस का एग्जाम जो है वो बहुत ही, एक तो साइंस जो है वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, दूसरा जो अगर 10th क्लास की साइंस को 9th क्लास के साइंस के सिलेबस से कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा रिलेटिवली इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है 90 प्लस स्कोर लाना। और दूसरा इसलिए है क्योंकि आपके जो 10th के बोर्ड के एग्जाम्स के मार्क्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि अगर आप 11th 12th में कहीं दूसरी जगह एडमिशन लेने जाते हो तो आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है, या फिर अगर आप अपनी मनपसंद स्ट्रीम चूज करना चाहते हो तो भी आपकी परसेंटेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि अपने मनपसंद स्ट्रीम जो है वो चूज कर सको। और दूसरा, अगर आप साइंस स्ट्रीम के लिए जाना चाहते हो तो साइंस में आपके मार्क्स जो है वो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो और 90 प्लस लाना बहुत ही इजी है, बस आपको करना क्या है, एनसीईआरटी को थोरोली 3 बार कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्ट बार कंप्लीट करना है जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, उसके बाद फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रिवीजन। अगर 3 बार आप थोरोली एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं तो आपके 90 प्लस मार्क्स जो है वो बहुत ही इजीली जो है आ सकते हैं। अगर आप बहुत डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करते हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, तो आपके 95 प्लस मार्क्स और इवन 100 मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि पढ़ना हमें नॉलेज के लिए है, कि एक्चुअल में जो हमें चीजों को याद नहीं करना है, समझ के चीजों को पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग बना करके पढ़ना है, तो नॉलेज के लिए पढ़ना है, नंबर तो अपने आप ही आ जाते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन लोगों को भी पता चले कि कैसे कैसे मार्किंग होती है 10th क्लास के साइंस में, और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें इस साल पढ़ने हैं और क्या क्या उन चैप्टर्स में हमें पढ़ना है, उसके बारे में भी एक आइडिया उनको लग जाए। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आगे भी मैं वीडियो बना के डालूंगा चैप्टर्स के ऊपर डालूंगा, जिसमें मैं सिंपल तरीके से सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूंगा, पढ़ाऊंगा वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में। सो आप वो भी देख सकते हैं।